आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु आए, आपका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा गुरुग्राम की तरफ से आपको आमंत्रित किया गया और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि कल माननीय हाई कोर्ट कलकत्ता ने जो ओबीसी का आरक्षण ममता दीदी ने अपने प्यारों को दे रखा था, उसके निरस्त करते हुए और उस आरक्षण को कैंसिल कर दिया है। उस विषय पर आपके लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई। देखो, उसमें 2010 में जब वामपंथी सरकार थी, उस समय इन्होंने उस आरक्षण को, जो ओबीसी का आरक्षण था, उसको एक समुदाय विशेष को की 65 जातियों को शामिल करके दे दिया था। उसमें से हमारी जो ओबीसी समाज की 6 जातियों को ही बंगाल में शामिल किया गया और उस पर जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरे देश में है, उसका जो हक है उसको हड़पने का काम एक समुदाय विशेष को दिया गया। ये सब राजनीतिक स्टंट था और उसको कल माननीय हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद ममता दीदी ये कहती हैं कि भाई ये तो ना सरकार के कहने से हाई कोर्ट ने कैंसिल किया है, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी ये लोग ऐसा लांछन लगा रहे हैं। तो क्या वो हाई कोर्ट के भी फैसले को नहीं मान सकती? नहीं, वो ये कह रही है कि मैं इसको लागू करके रहूँगी। और ऐसे बहुत मौके आए हैं जब कोर्ट ने जिन चीज़ों को रोका है उनको उन्होंने फिर से अध्यादेश लाकर फिर से लागू किया है। सर, ये केस कितने साल से चल रहा था? ये 2010 से चल रहा था जी, और ये कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग चलते चलते और कल एक बहुत बड़ी ओबीसी समाज की जीत हुई है। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट को, जिन्होंने इस चीज़ को देखते हुए और ओबीसी वर्ग को एक तवज्जो देने का काम किया है। सर, इससे कितना फायदा होगा ओबीसी के जो भी आने वाले? देखो जी, फ़ायदा नफ़े नुकसान तो बाद की बातें हैं। जब आपका हक एक जानबूझकर न चाहते हुए एक समुदाय विशेष को दिया जा रहा है तो फ़ायदा तो उनको होगा। ओबीसी समाज एक कमेरा वर्ग है और इस समाज से सब जातियों का संबंध है। कृषि करने वाले लोग ये हैं, दूध बेचने वाले लोग ये हैं, मकान बनाने वाले लोग ये हैं। एक कमेरा वर्ग जो देश में है वो ओबीसी समाज ही है। और ओबीसी समाज का जो डाका मारने का काम सरकारों ने कर रखा है, प्रदेश सरकारों ने, तो वो बहुत गलत विषय है। और माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट का धन्यवाद है, मतलब उन्होंने ओबीसी का जो हक है वो देने का काम किया। 25 तारीख को हरियाणा का भविष्य और देश का भविष्य लिखने वाला है और ओबीसी समाज इस चुनाव में बढ़ चढ़कर एक उत्सव के तौर पर इस चुनाव को ले रहा है। और हम हरियाणा में 52% हैं, सारे के सारे 52% भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और इस चुनाव को उत्सव के तौर पर 10 की 10 सीटें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ओबीसी आयोग का गठन किया था, ओबीसी के 27 मंत्री बनाए थे, ओबीसी के छात्रों को शिक्षा में, डॉक्टरी लाइन में, इनमें सब में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो झोली में 10 की 10 सीटें हरियाणा का ओबीसी समाज 25 तारीख को डालने का काम करेगा। और 4 तारीख को आप गिनती, जब काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, तो आप देखेंगे कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाली हैं। राव इंद्रजीत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो जहाँ भी जा रहे हैं जन समूह एक बहुत भारी तादाद में उनके साथ इकट्ठा हो जाता है और उनको प्यार और दुलार जनता इस गुड़गांव लोकसभा की दे रही है और वो भारी मतों से इस प्रदेश में सबसे बड़ी जीत तय करने वाले हैं। कई जगह पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, चुनाव बहिष्कार नहीं करना चाहिए। मैं तो उनसे यही अपील करूँगा। ये 5 साल में आपको एक सरकार चुनने का मौका मिलता है। ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो वोट ज़रूर करें देश हित में और लोक हित में वोट करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। क्या लगता है सर, 400 पार का लक्ष्य पार करेंगे? भैया, आप रोज़ माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को सुन रहे होंगे, वो पूरे देश में घूम रहे हैं।
400 पार अब की बार हम जा ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 तारीख को आपको सबको लड्डू खिलाने के लिए आमंत्रित करेंगे। सर गुरुग्राम की स्थिति आप किसी से छुपा हुआ नहीं है, नाला गली पानी बिजली हर तरह से परेशानियाँ, तो उसे देखते हुए क्या लग रहा है आपको? इस विषय के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विगत 30-35 वर्षों में गुरुग्राम एक महानगर के रूप में विकसित होकर के आपके सामने है, और महानगर के रूप में आने पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ा, क्योंकि यहाँ रोज़गार की अपार संभावना है। देश प्रदेश और विदेशों से भी लोग यहाँ कार्य करने और अपना एक घर बनाने, आशियाना बनाने आते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन करें कि गुड़गांव लोकसभा ही में लगभग 26 लाख मतदाता हो चुके हैं, तो जब आप जनसंख्या का आकलन करेंगे तो वो कहीं करोड़ों में जाके पहुंच रहे हैं। ऐसा आप कैलकुलेशन से गुणा 3 करके भी देखेंगे तो आता है। ये गुड़गांव में चाहे हाईवे हो, चाहे एलिवेटेड रोड गुड़गांव टू सोना हो, या ITRS का विकास हो, समुचित विकास के लिए जो गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, उसका DPR लेवल और बहुत स्टडी करके एक गहन विकास जो कि कुछ आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि एक बड़े रूप में चीज़ें की जा रही है। पुराना गुड़गांव, नया गुड़गांव, DLF गुड़गांव, और जब नया गुड़गांव विकसित हो रहा है उसमें आप देखेंगे रोड, ग्रीन बेल्ट, सर्विस लेन और नालों का प्रावधान बहुत अच्छे से किया जा रहा है। पुराने गुड़गांव में कुछ कमियां रही, पूर्व की सरकारों में रही हों या एक प्लानिंग के तहत एक कमी रही हो। की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हम लोग कच्ची कॉलोनियों में ना तो रजिस्ट्री करेंगे और ना कोई बिजली पानी का कनेक्शन देंगे। अवैध तरीके से जो बिल्डर, जो भूमाफिया है, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो फिर इन गरीब लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं, फिर वो हमेशा के लिए पछताते हैं। लेकिन बाकी कॉलोनियाँ पुरानी विकसित हो चुकी हैं, पुरानी कॉलोनियों में कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसका रोड, सीवर, बिजली, पानी नहीं हो। लगभग सभी कॉलोनियाँ पक्की हो चुकी है। पिछला जो टर्म था हमारा सरकार का, उसमें तो कोई भी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई कच्ची कॉलोनियों में अभी तक। तो कच्ची कॉलोनियों में ही विकास रुका हुआ है, वो भी इन्हीं कारणों की वजह से कि ये अवैध है। अदरवाइज़ तो सारी कॉलोनियों में यहाँ पे रोड, सीवर, नालियाँ बनी हुई है।